आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो पहले लिखा है फैक्ट आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट अ लिटरेचर। तो तथ्य ही विज्ञान नहीं है और डिक्शनरी लिटरेचर नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हमें ये सारी जो कंडीशंस दी हुई हैं डेली लाइफ की, हमें सोचना है हमें इससे क्या होगा। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर हम दूध को ऐसे ही रख दें गर्मी के मौसम में रूम टेम्परेचर पर, तब दूध का क्या होगा? तब दूध जो है वो फट जाएगा टेम्परेचर की वजह से। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जो आयरन के तवा है, पेन है या फिर नेल है, इन सबको भी हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा जो आयरन है वो करॉज हो जाएगा, उसमें आयरन रस्ट निकलेंगे। ग्रेप्स गेट फर्मेंट, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी विस्पायर। जिसे हम लोग भोजन बनाते हैं, फूड जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है और हम जो सांस लेते हैं या जो ग्रेप्स होते हैं वो पक जाते हैं। ये सारी जो कंडीशंस है ये सब क्या है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। ये सारी चीज़ें वापस अपने जो पहले वाला फॉर्म है उसमें नहीं आ सकता है। जैसे दूध फट जाएगा तो वापस वो पहले जैसा नहीं होगा। इन ऑल above the situation, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed। जो ऊपर सारी जो परिस्थितियाँ दी हुई हैं उसमें नेचर है और उन्हें पहचानना है कि उनकी इनिशियल सब्सटेंस जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस मैटर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। तो फिज़िकल चेंज मतलब होता है जो चेंज हो गया है वो वापस अपने फॉर्म में आ सकता है, और केमिकल चेंज होता है जो अभी बदल गया है फिर वापस वो अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता है। Whenever a chemical change occurs, so we can say that a chemical reaction has taken place। जब केमिकल चेंज जहाँ होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। We have perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer to this question। मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है और हम पर हमारे चारों ओर जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि कैसे हम जान सकते हैं कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। कॉशन मतलब सावधानी। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वर सुटेबल आई ग्लासेस। यह एक्टिविटी के लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत है जो हमें असिस्ट कर सके और हमें एक अच्छा जो सूटेबल आई ग्लास हो स्टूडेंट पहन ले। क्लीन अप मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो और उसको सैंड पेपर से रब कर देना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और burner and collect the as so formed in the watch glasses as so in figure 1.1। Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your your eyes। What do you observe? तो यहाँ देखिए इसमें बता रहा है कि एक हमें पेयर ले लेना है। इसको हम लोग पेयर कहते हैं, टंग्स पेयर। इसको लेना है और लैंप में लेके जो हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन है उसको जला देना है। फिर उसके बाद जो इसको जलाने के बाद हमें ये मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड,
और हम इसको ले लेंगे, यही एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पर लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन एयर एंड कलेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाच ग्लासेस। और इस वाच ग्लास में हम लोग जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके रखे हैं जो जल गया है। You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into white powder। हम लोग जो एक्टिविटी की है उसमें हम लोग देखे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जला है, वो काफ़ी मतलब सीधी एक सब वाइट फ्लेम हुआ है और वाइट फ्लेम के साथ वो जल गया है और वो चेंज हो गया है वाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यह पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो वाइट कलर का पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। यहाँ पर जो रिएक्शन हो पाया है वो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट था वो एयर में था, इसीलिए ये रिएक्शन हो पाया है। फिर देखिए अब दूसरी एक्टिविटी, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमें लेड नाइट्रेट को ले लेना है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। ऐड पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन टू दिस, और हमें पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन जो है इसमें मिला देना है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर एक्टिविटी तीसरी देखिए, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लैक और अ टेस्ट ट्यूब। कुछ जिंक के छोटे छोटे से दाने हमको कॉनिकल फ्लैश या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, जो फिगर यहाँ दिखाया है ऐसे ही उसमें हमें या फिर हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ये ले लें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। फिर ध्यान क्या रखना है हमें, सावधानी, हैंडल द एसिड विथ केयर। हमें जो एसिड जो लिए हैं उसको हम अच्छे से पकड़े, इसका ध्यान रखना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। फिर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं जब जिंक ग्रेन्यूल्स को उसमें डाला जाता है, HCl एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में। टच द कॉनिकल फ्लेक या टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्या कोई भी बदलाव होता है, हमें ये पता करना है कि मतलब जो हम लोग जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिए हैं तो उससे क्या चेंज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इस फिगर में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। देखो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से बना है, जो एक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का, आपस में यहाँ पर रिएक्ट हुए हैं ये दोनों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटी वी कैन से that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। ये तीनों जो एक्टिविटी हम लोग किए इनसे हमें पता चला कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है और कहाँ नहीं, उसे पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जहाँ उसकी स्टेट यानी अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाए, लिक्विड में है तो सॉलिड में हो जाए। तो जहाँ स्टेट चेंज हो, कलर मतलब देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है और वो मैग्नीशियम रिबन जो था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया था तो उसका कलर वहाँ पर वाइट हो गया था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर में बदलाव आए, गैस निकले वहाँ से, कलर बदल जाए या फिर स्टेट, तो हमें समझ जाना कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द changes around us, तो we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। अगर हम अपने चारों ओर ऐसी चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं तो मतलब समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। यह चैप्टर में हम लोग कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे और उनके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब केमिकल इक्वेशन, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन
तो it get convert to magnesium oxide. This describe of a chemical reaction in a sentence form in quite long. Sorry, this describe of a chemical reaction in a sentence form in quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write in a form of a word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen, फिर एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये पैराग्राफ बता रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन का जो हम लोग एक्टिविटी 1 में किए थे, मैग्नीशियम रिबन को लेके हम लोग जला दिए थे, तो फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में मिला के हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे. तो उसको हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके काफ़ी लंबा एक्टिविटी लिखे थे हम लोग. उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग प्लस था और हम लोग को प्रोडक्ट में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. The substance that undergo chemical change in the reactant 1.1, the magnesium and oxygen are the reactant. देखिए, जो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के लिए हम लोग लिए हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में मिलाए हैं तो चेंज हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड में. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है, क्योंकि यही चेंज कर रहा है केमिकल में. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. और जो इन दोनों चीज़ों को मिला के या फिर इन मिला के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे. जिसे लेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट होगा, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट ही कहेंगे उसे. A word equation so change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand sides with plus sign between them. Similarly, product are written on right hand side with plus sign plus between them. Arrowhead point toward the product and show the direction of the reaction. और देखिए, जो रिएक्टेंट है उनमें अगर दो रिएक्टेंट है या फिर उससे अधिक है तो हम लोग उसको लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और प्लस लगा देंगे बीच में. और एरो जो है वो एरो का ये वाला सिरा जो ये है, ये हमेशा जो है वो प्रोडक्ट के साइड ही रहेगा. और इधर अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तब भी उसे हम लोग प्लस लगा के लिखेंगे. तो इधर रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रहेगा. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे for representing chemical equations? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If we recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 arrow MgO. तो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि और जो शॉर्टर तरीका है, छोटा तरीका है जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था. पहले हम लोग वर्ड में देखे थे जो ये वाला था कि मैग्नीशियम ले लिए थे और ऑक्सीजन वर्ड में लेके, पर अब क्या है, अब हम लोग उसका सिंबल ले लेंगे. जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, तो बन गया MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO. तो हम लोग सिंबल लिख के भी एक केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. ये शॉर्टर फॉर्म है इसका. काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो. Is number of atoms of each element the same on both the sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then equation is unbalanced because mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeleton chemical equation. For a reaction, equation 1.1 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. तो देखिए, हम लोग काउंट करते हैं कि ये दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो क्या इक्वल हैं. देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, पर इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन बस 1 ही है. तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है. पर हाँ, पर ऐसे जो इक्वेशन
मतलब जो सिंबल यूज़ करके जो हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसे हम लोग। अब देखिए, ये तो अनबैलेंस था, अब हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है। तो ये अनबैलेंस अब हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इसे कहेंगे। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of an element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant. देखिए, अब हमको जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसका मतलब होता है कि ना ही हम लोग मास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। जो टोटल मास है एलिमेंट का वो प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट में, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इक्वल होगा उसमें टोटल मास जो एलिमेंट का वो प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट में, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जितना टोटल मास है वो दोनों साइड बराबर रहेगा। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमाइंस द सेम। मतलब दोनों साइड LHS और RHS साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होंगे बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के पहले भी और बाद भी नंबर ऑफ एटम LHS एंड RHS साइड दोनों इक्वल रहेंगे। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। पर हाँ, जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, मतलब जो सिंबल वाला है जो इक्वेशन, उसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। इज़ अ केमिकल बैलेंस, ये वाला जो केमिकल बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं था क्योंकि एक साइड LHS साइड ऑक्सीजन 2 है और RHS साइड ऑक्सीजन 1 है। तो चलिए लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे जो बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंट एज, जो एक्टिविटी थी जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl एसिड को हम लोग डाले थे, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो पहले जिंक फिर सल्फ्यूरिक एसिड और एरो कर दिए हैं, फिर जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुआ है। The word equation may be represented by the following chemical equation। जो एक्टिविटी 1.3 का जो एक्टिविटी हम लोग किए थे उसका वर्ड इक्वेशन, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर हम लोग को इसका सिंबल पता है, जैसे जिंक का सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 होता है और जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये इससे भी ज़्यादा शॉर्टर फॉर्म ये है। Let us examine the number of atom of different element on both side of the arrow। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो अनबैलेंस था, अब देखते हैं ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। चलिए एग्जामिन, लेट द एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। एरो के दोनों साइड LHS और RHS साइड के दोनों साइड के हम लोग जो एलिमेंट हैं उनके नंबर पता करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। चलिए एलिमेंट्स, एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स में आएगा पहले जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। देखिए जो एलिमेंट्स इसमें दिए हैं उसी एलिमेंट्स का हम लोग जो सिंबल है इसमें लिखेंगे, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, मतलब LHS साइड, मतलब ये रहा रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब इनके देखने नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स जिंक का इधर कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर हमारा 1 ही है, पर यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख देंगे। और फिर देखिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मतलब RHS, इधर देखना है कि नंबर ऑफ एटम जो है प्रोडक्ट में कितना है। तो देखिए यहाँ पर जिंक भी यहाँ पर भी 1 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ सल्फर 1 है, पर ऑक्सीजन यहाँ 4 है। As the number of atom of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation। देखिए जितना इधर नंबर ऑफ एटम्स है उतना इधर भी है नंबर ऑफ एटम्स, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है।
लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। चलिए अब लोग इस जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आयरन, वाटर, फिर आयरन ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन। अब चलिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले जो इक्वेशन है, जैसे कि आयरन था, वाटर था, आयरन ऑक्साइड था, फिर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन सब को सबसे पहले हम लोग बॉक्स में बना देते हैं। जैसा इक्वेशन है उसी तरह रखेंगे, बस एक बॉक्स बना देंगे इसके अंदर। अब स्टेप 1 यही है। अब स्टेप 2 क्या है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले अब हम लोग ऐसे एक एलिमेंट का बॉक्स बनाएंगे। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मतलब LHS साइड का, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट मतलब RHS साइड का। अब देखिए अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक तो आयरन है मतलब Fe, फिर हाइड्रोजन H है, ऑक्सीजन है। तो ये तीनों ले लेंगे एलिमेंट्स, यही 3 हैं। फिर देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन एक ही है तो 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ही है। और देखिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट RHS, यहाँ पर देखना है कि आयरन कितने हैं। तो आयरन कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है यहाँ पर। ठीक, स्टेप 1 बॉक्स बनाना है। स्टेप 2 बॉक्स बनाना है, एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कितने हैं ये लिखना है। ठीक, अब देखिए स्टेप 3, इट इज़ ऑफन convenient to start balancing with component that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In the component, select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS to balance the oxygen atoms. अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब स्टेप 3 में हमें ये देखना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो LHS साइड पे हो या RHS साइड पे, उससे मतलब नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अब हम लोग देखें यहाँ पर, अब सबसे ज़्यादा तो यहाँ ऑक्सीजन के पास है ना, और सबसे ज़्यादा एटम्स इसी के पास है, तो हम लोग इसी को लेंगे। इसी को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब देखिए अब फिर से वापस बॉक्स बनाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इनिशियल और टू बी बैलेंस लिखेंगे। फिर रिएक्टेंट में ये कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। अब देखिए शुरू में ये नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट में कितने थे? 1 थे, 1 ही है ना बस। और देखिए ये भी लिखना ना भूलिएगा कि H2 में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट बना के इन H2O लिख देंगे। और ऑक्सीजन कितना है? 1। फिर प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में यहाँ 4 है। और किस में है ऑक्सीजन? यहाँ आयरन के साथ, तो वो भी ब्रैकेट में बना के हम लोग लिख देंगे। फिर 4 लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं इसका, तो टू बैलेंस लिख देंगे। अब रिएक्टेंट में हम लोग बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट में जितना है उतना रिएक्टेंट में भी लाना है, क्योंकि रिएक्टेंट में बस 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखा है ना, तो यहाँ पर 4, अब 1 में हम लोग क्या करें कि वापस 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करें, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैनॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपोनेंट्स ये एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, तो वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4 H2O आर नॉट H2O4 या H2O और ब्रैकेट फॉर नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बिकम। अब देखिए अभी हमें इक्वेशन जो है वो नंबर, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का जो बैलेंस कर लिए हैं, पर हाँ अब जो 4 हम लोग को प्रोडक्ट में लिखना है वो हम लोग ऐसे ना लिखे, हम लोग को ऐसे लिखना है
यहाँ पर वो मतलब H2O के साथ 4 हम लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे तो 4H2 हो जाएगा। बल्कि हम लोग ऐसे ना लिखे कि H2 लिख दिए अब O और 4 लिख दिए, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा गलत है। फिर ये नहीं कि ब्रैकेट बना दिए और नीचे 4 लिख दिया ऑक्सीजन के, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पर ये सही है। अब देखिए अभी भी हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पार्शियली बैलेंस इक्वेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर H2O और 4 कर देंगे, फिर एरो बनाएंगे, फिर बॉक्स अभी हम लोग को नहीं खोलना है, अभी बॉक्स जो स्टेप 1 में था अभी भी चलेगा वैसे ही, ठीक। अभी पार्शियली बैलेंस। अब देखिए स्टेप 4, Fe and H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। अभी भी हमारा आयरन और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। देखिए सबसे पहले बड़ा वाला लिए थे, अब उसके बाद जो भी आयरन और हाइड्रोजन भी है वो अभी भी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग लेंगे, इनमें से किसी को एक को भी ले लेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। To equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS। अब देखिए हम लोग अब हाइड्रोजन को लेते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, ये तो बैलेंस है, इसमें कहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को अनबैलेंस कहेंगे। देखिए ये अनबैलेंस हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ 4 हम लोग को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस किए तो हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो गया। ये पहले 2 था अब 8 हो गया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 4 होगा यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ पर बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा, वरना पार्शियली बैलेंस ये भी है। चलिए एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली, अब देखिए शुरू में कितना है 8 हो गया है, क्योंकि ऐसे हो गया है 4 × 2 4 × 2 8, और यहाँ पर कितना है 2 है, रिएक्टेंट में कितना है 8, प्रोडक्ट में कितना है 2। अब टू बैलेंस, अब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 8 है तो 8 ही रहेगा, यहाँ नहीं बढ़ाना, यहाँ हम लोग को बढ़ाना है, तो अब 4 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 2 × 4 हम लोग का 8 आ गया। अब देखिए इक्वेशन अगर हम लोग अब ऐसा कर देंगे, हाइड्रोजन में प्रोडक्ट के साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, Fe4H2O, फिर ब्रैकेट ऐसे होगा और फिर 4H2, ठीक। अभी भी ये बैलेंस नहीं है, पार्शियली ही बैलेंस है। अब चलिए स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक ऑफ द थर्ड एलिमेंट which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. अब देखिए हम लोग हाइड्रोजन भी कर लिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिए, अब बचा क्या है, बस आयरन बचा है, उसको बैलेंस करना है। देखिए आप क्या करते हैं, वही स्टेप जो हम लोग पीछे किए, पहले एटम्स ऑफ आयरन इनिशियली, फिर टू बैलेंस, फिर इन रिएक्टेंट्स, इन प्रोडक्ट। इनिशियली में कितना आयरन है, एक ही है, पर प्रोडक्ट में 3 है, इसलिए हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। तो अब टू बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, आयरन बैलेंस हो गया। तो अब देखिए जो अब हम लोग आयरन को बैलेंस करने के बाद हमारा इक्वेशन ये ऐसा होगा। देखिए टू इक्वलाइज Fe तो वी मेक 3 एटम आयरन ऑन LHS। अब देखिए 3Fe हो गया, 4H2O हो गया, Fe3O4 + 4H2, ठीक, ऐसा हो गया। अब हम लोग देख ले क्या सच में हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है कि नहीं। देखिए यहाँ 3 एटम है आयरन के, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, यहाँ भी 4 है, तो हाँ हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। अब देखिए स्टेप 6, finally to check the correctness of the balance equation, तो we count the atom of each element on both side of the equation। हाँ अब हमारा जब ये स्टेप 5 तक हम लोग कर लेंगे
तो बॉक्स हटा देंगे और उसके बाद से जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं दोनों साइड पे वो देख लेंगे कि इक्वल है कि नहीं। यही है बैलेंस इक्वेशन। The number of atom of element on both side are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method, as we make a trial to balance the equation by using smallest whole number coefficient. देखिए जो हम लोग अभी तक यहाँ पर जो स्टेप 6 तक पहुँच गए हैं और जो हम लोग मेथड यूज़ किए सबसे पहले, और पहले नंबर ऑफ़ एटम्स देखिए LHS और RHS साइड पे, फिर देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है उसको बैलेंस किए, फिर उसके बाद से दूसरा किए, फिर तीसरा किए, उसके बाद जो मेथड था उसके बाद फाइनली हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग हिट और ट्रायल मेथड। अब देखिए 7 राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस। ये इक्वेशन 1.9। Does this equation tell us anything about the physical state of each each reactant and product? No, information has been given in equation about their physical states. जो ऊपर का इक्वेशन जो हम लोग बैलेंस किए हैं वो क्या हमें कोई भी स्टेट बता रहा है कि ये कौन सा इसका फिजिकल स्टेट है, कौन सा इसमें लिक्विड स्टेट पे है, कौन सा सॉलिड स्टेट पे है, कौन सा गैस? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारा ये जो बैलेंस इक्वेशन है वो हमें नहीं बता रहा है। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notion GL, जैसे कि GL, A, Q and S respectively. The word equation AQ, aqueous, is written if the reactant या product is present as a solution in water. देखिए जो ये केमिकल इक्वेशन बना है ये ज़्यादा जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है अगर हम लोग इसका फिजिकल स्टेट बता दें। जैसे कि यहाँ पर हमारा आयरन जो है इस इक्वेशन में वो सॉलिड स्टेट पे है और वाटर यहाँ पर गैसियस स्टेट पे है, और जो हमारा आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट पे है, और जो हमारा ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ है वो गैसियस स्टेट पे है। और तो एक्वस का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो उसका सोल्यूशन जो है वो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक, वो एक्वस होता है। नोट द सिंबल G इज यूज्ड विथ वाटर to indicate that in this reaction water is used in form of steam. अब देखिए वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है पर यहाँ पर क्या दिया है G, मतलब गैसियस स्टेट में है। मतलब ये जो इक्वेशन बना है, जो रिएक्शन हुआ है उसमें जो वाटर जो है वो भाप के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर गैसियस लिखा है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। जो यूजुअली फिजिकल स्टेट होता है वो शामिल नहीं किया जाता है केमिकल इक्वेशन में, ये ऐसे ही जब उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर ज़रूरत हो तभी। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट for the reactant are indicate above and or below the arrow in the equation. कुछ समय हम लोग क्या करते हैं जो रिएक्शन कंडीशन है जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर कुछ चीज़ को मिला के उसका रिएक्शन जो है और तेज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग इंडिकेट कर देते हैं या ऊपर जो एरो बना होता है उसके ऊपर या फिर नीचे। जैसे कि एग्जांपल ये है, यहाँ पर CO ले लिए हैं, फिर 2H2 हो गया है, फिर इसमें देखिए इतना हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं तो इतना बन रहा है, CH3 और OH बन रहा है। अब देखिए 6CO2 ये एक्वस है, मतलब ये पानी में ये मिला हुआ है, और फिर वाटर है देखिए, तो इस क्या है सनलाइट और क्लोरोफिल, तो यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा, फिर ऑक्सीजन है, वाटर है। तो ये फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस है 6CO2 + 12H2O, फिर प्लांट क्या लेते हैं सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है, फिर वाटर। तो ये यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस गिवन इन द नेक्स्ट अर्लियर टेक्स्ट अर्लियर।
यह स्टेप जो है वो हम लोग इक्वेशन जो बैलेंस किए हैं इसको हम लोग जो इसी टेक्स्ट में ही हम लोग और अच्छे से यूज़ करना बैलेंस करना सीखें।